Hello everyone, welcome to another new video of Top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908। देखिए ये CPC का थर्ड वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जिन भाइयों को PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और साथ ही साथ अपने सजेशंस दीजिए। जो सजेशंस हैं आपके वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 26, द जजमेंट डेटर मीन्स। तो देखिए जजमेंट डेटर जो है इसकी डेफिनेशन कहाँ दी है, तो जजमेंट डेटर जो है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में। ठीक है, और जजमेंट डेटर की जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है, जजमेंट डेटर मींस अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पास की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिक्री इज पास्ड, तो ये जो हो जाएगा जजमेंट डेटर हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पास की गई है या कोई निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जजमेंट डेटर कहेंगे। और ये डेफिनेशन कहाँ है यहाँ पे, CPC का सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजेशन ओवर अ प्रॉपर्टी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो यहाँ पूछा गया है कि कोई प्रॉफिट रिसीव हुआ है यानी कोई लाभ अर्जित हुआ है, वो भी किससे, ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजेशन, किसी ऐसी संपत्ति जिसको हम लोगों ने अविधिपूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है, उस दौरान उस संपत्ति से कोई लाभ अर्जित हुआ है, तो ऐसे लाभ को क्या कहा जाएगा। सच टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज मेंस प्रॉफिट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। मेंस प्रॉफिट को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए। और मेंस प्रॉफिट जो है वो CPC में कहाँ दिया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में। यानी CPC का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 है, वो मेंस प्रॉफिट की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मेंस प्रॉफिट मैंने डिस्कस किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन एन ऑर्डर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो धारा है वो ऑर्डर को डिफाइन करती है, यानी आदेश को डिफाइन करती है, उसकी परिभाषा देती है। देखिए ऑर्डर डिफाइन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 जो है वो आदेश से परिभाषित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ सी लिख गया, ये सी है, ये डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आदेश की क्या परिभाषा दी है CPC में, तो देखिए जो ऑर्डर है वो क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। सबसे पहली बात ये क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जैसा कि डिक्री है ऑफ एनी डिसीजन। और किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किसी डिसीजन का, ये डिसीजन का ही एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और किसके द्वारा दिया गया, बाय सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ऑफ सिविल कोर्ट, विच इज नॉट डिक्री। परंतु ये क्या नहीं है, ये डिक्री नहीं है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर जो है वो डिक्री नहीं है। तो ये तो हो गई ऑर्डर की परिभाषा। अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के प्रारूपिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि सिविल न्यायालय द्वारा दिया जाता है ये, और ये क्या करता है, एक डिसीजन को क्या कर रहा है, फॉर्मली एक्सप्रेस करता है, जो कि डिक्री नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर। अब देखिए 15 में क्या है, 15 में प्लीडर की परिभाषा दी गई है। 16 में क्या दिया गया, 16 में जजमेंट दिया है, और CPC का सबसेक्शन 2 में डिग्री की परिभाषा दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जजमेंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर डिस्कस किया, तो जजमेंट क्या है। देखिए जजमेंट क्या है, जजमेंट एक स्टेटमेंट है गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। यानी जो है जजमेंट एक जो है डिक्री और आदेश के आधार का कथन है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये तो जजमेंट हो गया, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दिया है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एन एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा डिक्री नहीं है, तो सीधी सी बात है, एन ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, सो आंसर यार ऑप्शन ए। और ऑर्डर की परिभाषा कहाँ दी है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्लीडर इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इट। देखिए अभी हम लोगों ने प्लीडर को भी डिस्कस किया था, प्लीडर कहाँ दिया है, तो प्लीडर को डिफाइन किया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 में किया है। सो आंसर यार ऑप्शन बी। और सब सेक्शन 7 किस चीज़ की बात करता है, सब सेक्शन 7 जो है वो गवर्नमेंट प्लीडर की डिफाइन करता है, जबकि सब सेक्शन 11 जो है वो बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, यानी LR की बात करता है। जबकि सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 जो है ये पब्लिक ऑफिसर, यानी ये हो जाएगा पब्लिक
ऑफिसर, और 11 जो है वो है LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, और 15 तो है, ये तो प्लीडर है ही, तो इसके लिए हम P डाल देते हैं, जबकि 7 जो है वो गवर्नमेंट प्लीडर है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर GP डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट इज। देखिए ये जुडिक्शन की बात की, किस आधार पर जो है जो न्यायालय, विशेषकर सिविल न्यायालय हैं, उनका जुडिक्शन डिसाइड किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए यहाँ पर जो जुडिक्शन है वो डिसाइड किया जाता है, अगर हम देखें तो पहला तो बिल्कुल यहाँ पर पिक्यूनरी जुडिक्शन है। पिक्यूनरी जुडिक्शन मतलब धन संबंधी जो है उनके क्षेत्राधिकार से कि कितने वैल्यू का जो है केस कोई कोर्ट देख सकता है, जिसके लिए सेक्शन CPC का सेक्शन 6 है वो इससे संबंधित है। उसके बाद आते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार कितना होगा किसी न्यायालय का, जैसे कोई उसका लोकल ओन जो है एरिया कितना है और उसका टेरिटोरियल एरिया कितना है, तो ये चीज़ जो है वो टेरिटोरियल जुडिक्शन में आती है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसका एरिया एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक हाई कोर्ट है जो कि अपीलेट कोर्ट है, उसका एरिया जो है पूरे एक जो है स्टेट में होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे देश में लागू है। तो इस तरीके से ये है, तो जैसे मुंशी मजिस्ट्रेट है वो एक तहसील में उसका एरिया है, तो इस तरीके से ये आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सब्जेक्ट मैटर में जैसे किसी न्यायालय के पास जो है मैरिज रिलेटेड केस देखने की पावर है, वो देख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के देख सकता है, डाइवोर्स के है, पार्टीशन के है, तो ये सब अलग अलग, रेवेन्यू कोर्ट्स है तो उसका अलग एक रेवेन्यू के मैटर देखे उसका सब्जेक्ट मैटर होगा। तो सब्जेक्ट मैटर के आधार पर भी यहाँ पर जो है इसका जुडिक्शन डिसाइड होता है। एक तरीके से और होता है जुडिक्शन डिसाइड, यानी ओरिजिनल जुडिक्शन और एंड अपीलेट जुडिक्शन, यानी ओरिजिनल हो सकता है और यहाँ पर अपीलेट, यानी देखिए जो प्रारंभिक न्यायालय है जैसे हमारे लोअर कोर्ट्स है वो प्रारंभिक न्यायालय है। अपीलेट जुडिक्शन में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भी अपील की पावर है, प्लस जो है हाई कोर्ट है वो अपीलेट कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही एक अपीलेट कोर्ट। तो ये अपीलेट जुडिक्शन और ओरिजिनल जुडिक्शन, ये इसके आधार पर भी जो है जुडिक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि अपीलेट जुडिक्शन और ओरिजिनल जुडिक्शन सेम कोर्ट में हो बट डिफरेंट मैटर्स में हो, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है टोटली एक अपीलेट जुडिक्शन है, हाई कोर्ट भी एक अपीलेट जुडिक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज अंडर सेक्शन 3 ऑफ CPC इज सबॉर्डिनेट टू। देखिए आप पूछा गया जो लघुवाद न्यायालय होते हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं, वो सेक्शन 3 CPC के तहत किसके सबॉर्डिनेट हैं, तो किसके अधीनस्थ हैं। तो देखिए स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो है वो अधीनस्थ होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन डील्ड विद। देखिए पिक्यूनरी जुडिक्शन जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया है, तो वो सेक्शन 6 ऑफ CPC में प्रोवाइड किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोर्ट हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स of a civil nature excepting a suit the cognizance of which is eitherly expressly or impliedly barred by virtue of। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये CPC का, और ये सेक्शन है सेक्शन 9। अब देखिए सेक्शन 9 जो है वो इससे डील करता है। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, यानी कोर्ट जो है वो सभी सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है सिवाय जिनको वो अनलेस बार्ड या जिसको उसे रोका गया है, ठीक है। और ऐसा रोकना कैसा हो सकता है, इट मे बी एक्सप्रेसली और इट मे बी इम्प्लाइड, या तो ये अभिव्यक्त रूप से भी हो सकता है और ये जो है विवक्षित रूप से भी हो सकता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट कहाँ है, ये स्टेटमेंट सेक्शन जो है 9 में दिए गए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 10 जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रेस सब जुडिस की बात करता है, यानी कि किसी वाद में स्टे लेने की पावर यहाँ पर दी गई है। अगर आप सेक्शन की हेडिंग देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा स्टे ऑफ सूट, यानी वाद का रोक दिया जाना। जबकि सेक्शन 11 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दिया गया हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं रेस जुडिकाटा, यानी पूर्व न्याय। अब इन सब दोनों टॉपिकों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बस हम लोग इसके हेडिंग से समझ लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ सिविल नेचर, यानी इनमें से कौन सा जो है सिविल नेचर का अधिकार है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन से जो वाद हैं, कौन से मैटर्स हैं वो सिविल नेचर के हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया है सूट ऑफ सिविल नेचर, तो सबसे पहले जो सूट ऑफ सिविल नेचर है इसमें सूट रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, यानी पूजा करने का जो अधिकार है वो सिविल नेचर का अधिकार है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति संबंधी अधिकार। टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेसन, तो ये जो है सिविल प्रकृति का वाद है। राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। सूट फॉर डैमेज फॉर सिविल रॉन्ग, कोई सिविल रॉन्ग होता है उसके लिए जो
उसको सूट उसके डैमेज को क्लेम करने के लिए जो सूट फाइल किया है वो यहाँ पर सिविल प्रगति का वाद है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो विधिनिष्ठ अंतोष अधिनियम में जो हम लोग वाद लेके आते हैं वो भी सिविल नेचर के वाद होते हैं। डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है तो वो भी जो है वो सिविल प्रगति के बाद है। सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, तो ये भी जो है सिविल प्रगति का बाद है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, देखिए जो दाम्पत्य जीवन की जो अगर जैसे सेक्शन 9 है और हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें अगर पत्नी चली जाती है तो कंजुगल राइट यानी दोबारा से दाम्पत्य जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए जो सूट फाइल किया था वो भी सिविल नेचर का सूट माना जाता है। अगला देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सो डाइवोर्स सूट जो आते हैं या जो है वो सभी जो है वो भी सिविल नेचर के सूट्स हैं। सूट फॉर रेंट, किराए के लिए वाद लाया गया, वो भी जो है सिविल नेचर का है। सूट फॉर ओपन अकाउंट, ये भी सिविल नेचर का है। राइट टू फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी के लिए वो भी सिविल नेचर का है। सूट फॉर राइट टू हेरिडेटरी ऑफिस, किसी को हेरिडेटरी ऑफिस मिल रहा है, वंशानुगत कोई पद मिल रहा है जो कि मॉनिटरी होना चाहिए उससे या लीगल पॉइंट आ रहा है वहाँ पे, तो ये भी जो है वो सिविल नेचर का वाद होगा। सूट अगेंस्ट अ रॉन्गफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड फॉर सैलरी, किसी को गलत तरीके से किसी की सर्विस से उसको निकाल देना, जॉब से नौकरी से निकाल देना या उसको सैलरी ना देना, ये सभी जो मैटर है वो सिविल नेचर के हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से सिविल नेचर के नहीं है। सूट इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, मुख्यतः अगर किसी प्रश्न पर जो है जाति संबंधी प्रश्न है, कोई बाद में मुख्यतः जाति संबंधित है तो प्राइमरली, तो ऐसी स्थिति में वो सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। ठीक है, अगर गौण होता है तब तो हो सकता है, मगर प्राइमरी है, पूरा सूट उसी पे आधारित है, तब ये सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। द सूट इन्वॉल्विंग द प्योरली रिलीजियस राइट एंड सेरेमनी, कोई ऐसा सूट जो पूर्णतया पूरे रूप से जो है रिलीजियस और राइट सेरेमनी पे संबंधित है तो वो भी सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर माघ मेले में जो अखाड़े के अध्यक्ष होते हैं उनको पालकी पे बिठा के ले जाया जाता है संगम में स्नान कराने के लिए कुछ विशेष दिनों पे। तो अगर वो मान लीजिए अखाड़े का अध्यक्ष को इस बार नहीं ले जाया जाता तो वो ये सूट फाइल करता है कि मुझे फिर से पालकी में बैठा के ले जाया जाए, तो ये प्योरली एक रिलीजियस राइट्स है, ये सेरेमनी है, तो यहाँ पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, ये सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो सिविल सूट यहाँ पर फाइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई सिविल राइट डेवलप नहीं होता। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरली पेमेंट और ऑफरिंग, तो कोई वॉलंटरी पेमेंट हुआ उसकी रिकवरी के लिए या कोई ऑफरिंग हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए जो है कोई सूट फाइल होता है, ऐच्छिक यहाँ पर पेमेंट किया गया तो फिर यहाँ पर जो है सिविल नेचर का ये सूट नहीं माना जाएगा। सूट फॉर अप होल्डिंग मेयर अ डिग्निटी और ओनर, कोई अपने सम्मान के लिए डिग्निटी के लिए कि मुझे विशेष तरीके से सम्मान मिलना चाहिए, कोई शादी में ही जाता है तो वहाँ कोई विशेष सम्मान वो चाहता है कि मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट किया जाए और वैसा नहीं किया जाता है तो फिर वो वाद लेके आए सिविल सूट में कोर्ट में, तो ऐसा वाद यहाँ पर सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, वो सिविल सूट नहीं फाइल करते, सिविल नेचर का मैटर नहीं है। और लास्ट देखते हैं सूट अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट, यानी किसी को अपनी कास्ट जाति से निकाल दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये भी सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाएगा, सिविल नेचर का केस नहीं माना जाएगा। परंतु एक वाद था जिसमें इसको सिविल नेचर का केस माना गया, इस मैटर को, यानी जाति से निष्कासन जो है वो सिविल नेचर का वाद माना गया। किस केस में माना गया? तो ये रघुनाथ दामोदर वर्सेस जनार्दन गोपाल, इस केस में जो है जाति से निष्कासन को सिविल सूट माना गया है। अदरवाइज जो जनरल वे में अगर किसी को जाति से निष्कासित किया जाता है तो वो सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाता क्योंकि इसमें जो है किसी भी तरह का देखिए विषय वस्तु जो है वो सिविल नेचर की नहीं है, स्थानीय जुडिक्शन भी नहीं लगता और आर्थिक यानी यहाँ पर कोई मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पर निकल के नहीं आती है। तो इस परिस्थिति इसी कारण से ये जो है सिविल नेचर का सूट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इससे कोई अगर संबंधित धन संबंधी कोई मैटर इसमें राइज हो जाता है और वो बहुत ही मेनली टॉपिक यानी मेनली इंपॉर्टेंस शो करता है, तब यहाँ पर जो है वो सिविल सूट माना जा सकता है, यानी कि जो है दीवानी का वाद माना जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गए दीवानी के मामले। ठीक है, अगर किसी को डाउट है या कोई और भी मैटर यहाँ छूट गया तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर आपको याद है तो आप इसको कमेंट पे कमेंट कीजिए जिससे और लोगों को और मुझे भी जानकारी मिल सके। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। राइट टू वर्शिप इन टेम्पल, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग इन टेम्पल, राइट टू टेक आउट प्रोसेसन, तो देखिए ये सारे जो हैं वो सिविल नेचर के वाद हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था पूजा करने का अधिकार, शेयर ऑफ ऑफरिंग द टेम्पल, ये भी, और प्लस राइट टू टेक आउट प्रोसेसन, ये सारी चीज़ें थी वो सिविल नेचर के वाद हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ सिविल नेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का मैटर नहीं है, यानी कौन सा सिविल प्रकृति का अधिकार नहीं है। तो देखते हैं, पहला दिया है कास्ट एंड रिलीजन। तो कास्ट और रिलीजन जो है इट इज़ नॉट अ सिविल नेचर मैटर, तो ये सिविल नेचर का वाद नहीं है या सिविल नेचर का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू सर्विसेज विच आर ऑनरेरी एंड ग्रेटिट्यूअस। देखिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, सम्मान में कोई किसी को कोई सर्विस कर रहा दे रहा है, तो यहाँ पर ये भी सिविल नेचर का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिज जजमेंट राइट। देखिए जो ब्रिज जजमेंट राइट होते हैं ये क्या होते हैं कि हेरिडिटरी राइट होते हैं, कि संपत्ति पे मान लीजिए आपको कोई वंशानुगत रूप से अधिकार मिला है और कुछ मामले में इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो देखिए जो संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है और ये हमको हेरिडिटरी प्राप्त हो रहा है, तो ये एक सिविल नेचर का वाद है, ये सिविल नेचर का अधिकार है, जबकि बाकी ये दोनों फर्स्ट ए एंड बी नहीं है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड। तो देखिए जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट जो है वो बार्ड कैसे होता है, आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। और ये चीज़ कहाँ दी गई है, ये चीज़ क्लियरली दी गई है सेक्शन 9 CPC में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलाबाई एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर AIR 1969 lay down a certain principle regarding the exclusion of jurisdiction। देखिए जो धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है ये क्या इसे अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन की बात करता है ऑफ सिविल कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेट डाउन, इसमें से कौन सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, वेयर द स्टैटू गिव द फाइनलिटी टू द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट, यानी जहाँ कोई विधि है कोई कानून है वो क्या करती है, स्पेशल कोर्ट्स को कुछ पावर देती है किसी विशेष मामले में उसका विचार करने के लिए और उसके आदेश को फाइनल यानी पूर्णतः रूप से निस्तारित करने की शक्ति विशेष न्यायालय को देती है, ट्रिब्यूनल्स को देती है, न्यायाधिकरण जिसे हम लोग कहते हैं। तो द सिविल कोर्ट्स जुडिक्शन मस्ट बी हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो निश्चित रूप से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एंड इफ देयर इज एडिक्वेट रेमेडी टू डू व्हाट द सिविल कोर्ट वुड नॉर्मली डू इन अ सूट। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात कि अगर किसी विशेष मामले में ये किसी एक्ट के द्वारा ये कह दिया जाता है कि इस मामले को एक ट्रिब्यूनल देखेगा और ट्रिब्यूनल जो है वो पर्याप्त रूप से रेमेडी देता है, उतनी रेमेडी देता है जितना कि वो एक सिविल कोर्ट जो है नॉर्मली उस मामले का विचार करने में देता था, तो ऐसे मामले में सिविल कोर्ट की जो अधिकारता है वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। परंतु अगर जो है ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त रेमेडी नहीं दी है या नहीं दे रहा है और या सही तरीके से उसको वहाँ पर उसका ट्रायल नहीं कर रहा है या उसका विचार नहीं कर रहा है लीगल प्रोसेस को, या फिर उस एक्ट में जो प्रोविज़न दिए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सिविल कोर्ट जो है उसका जुडिक्शन दोबारा अराइज हो जाता है, वो इसको मामले को विचारण में ले सकता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1969 में कही थी, ये तो एकदम सही है। दूसरा देख लेते हैं, वेयर देयर इज ए एक्सप्रेस बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी जहाँ पर अव्यक्त रूप से जुडिक्शन ऑफ कोर्ट को रोक दिया गया है, उसका जुडिक्शन रोक दिया है। द एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम ऑफ पर्टिकुलर एक्ट फाइंड आउट द एडिक्वेसी एंड सफिशियंसी ऑफ रेमेडीज, यानी विवक्षित रूप से किसी मामले को ट्रायल करने का या उसको देखने का जो है जुडिक्शन किसी कोर्ट का रोक दिया किसी अधिनियम में, परंतु किसी विशेष उस एक्ट की कोई स्कीम है कोई प्रोविजन है उसको देखना कि उसमें फाइंड आउट करना कि एडिक्वेसी और सफिशियंसी ऑफ रेमिडेंस जो है रेमेडीज़ कि क्या उसमें पर्याप्त रूप से जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोवाइडेड मे बी रिलीवेंट, ये रिलीवेंट तो हो सकता है, सुसंगत तो हो सकता है, बट इज़ नॉट डिसिसिव टू सस्टेन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, परंतु इस आधार पर जो है जुडिक्शन किसी कोर्ट का सस्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस्ड रूप से बार किया गया जुडिक्शन को, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बात की थी कि ट्रिब्यूनल जो है वो उसको फाइनल रूप से निस्तारित कर देता है और यहाँ पर पर्याप्त जो है वो रेमेडी जब नहीं प्रोवाइड कर रहा था तब यहाँ पर इसका जुडिक्शन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्वेश्चन एज टू द करेक्टनेस ऑफ द असेसमेंट पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आर डिसिसिव ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन अराइजेज जो आता है कि कोई अथॉरिटी है जिसने कोई विनिश्चय किया है, डिसीजन दिया है और उसके कोई पार्ट या उस डिसीजन का कोई टुकड़ा जो है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना है, सही करना है, तो द सिविल सूट लाई इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी आर डिक्लेयर टू बी फाइनल। और यहाँ पर क्या सिविल सूट लाया जा सकता है जहाँ पर उस
अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो फाइनल हो चुका है, यानी फाइनल है उसका ऑर्डर उस एक्ट के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर सिविल सूट नहीं लाया जाता, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है द सिविल सूट लाई इवन इफ द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी आर डिक्लेयर टू बी फाइनल। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड द प्रोविजन रिलेटेड टू सूट ऑफ सिविल नेचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यानी कि इसमें से कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो सिविल नेचर के सूट से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 9, ठीक है। जबकि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, स्टे ऑफ सूट की बात करता है, यानी रेस्ट सब जुडिस, जबकि सेक्शन 11 जो है वो रेस्ट जुडिकाटा की बात करता है। तो ठीक है, आई थिंक ये रिपीट तो नहीं हो गया क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ अ राइट और लाइबिलिटी टू क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यू which of the following situation may arise? The statute may create a specific forum for its enforcement, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, कर सकता है। If no machinery is provided for enforcement of civil court can entertain suit, अगर देखिए कोई न्यायालय है, मतलब कोई स्टैट्यू है, कोई विधि है जो किसी विशेष मामले के विचारण के लिए कोई विशेष फोरम तैयार करती है, जैसे जो है ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं, ये सब, तो फिर मामला वहीं देखा जाएगा। और अगर कोई विशेष मशीनरी प्रोवाइड नहीं की गई है स्टेटूज में, तो ऐसी परिस्थिति में सिविल कोर्ट जो है वो मामले को एंटरटेन करेंगे, वो मामले को देखेंगे। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी का है, और जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।